Hello, students. I hope all of you are doing well and taking good care of yourself. So, this is your lecture number 2 of your chapter number 1, Chemical Reaction and Equations. And in this chapter, we are going to cover the topic Balanced Chemical Equation. So, let's get started. Okay, so before starting this topic, I'm going to explain some basic concepts in chemistry. I mean the basic terms that we generally use in our chemistry subject. ओके सो पहली टर्म है हमारी एटम. एटम बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपने 9th में पढ़ी है, तो हम पहले इन टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं कि इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है. ओके तो एटम जो होता है वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. आपको पता है हमारे आसपास मैटर है जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में होता है. ओके और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, मतलब ये जो मैटर जिससे मिलके बना होता है वो होता है एटम. ओके और ये जो एटम है ये इसका हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है. ओके तो मैटर की बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं एटम. जैसे आपके आसपास कोई भी सॉलिड चीज़ है, कोई टेबल है, तो टेबल किससे मिलके बनी होगी? एटम से मिलके बनी होगी. ओके इसी तरीके से अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा. मतलब ये स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है मैटर की, एटम. ओके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, एक्सेट्रा. ओके सेकेंड टर्म है मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. मतलब कि कहीं पे भी अगर आपको एक से ज़्यादा एटम दिख जाए कंबाइन हुए तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मतलब H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है. और CO2 में 1 कार्बन एटम है एंड 2 ऑक्सीजन एटम है. तो ऐसे जहाँ पर भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करेंगे उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. आई होप एटम एंड मॉलिक्यूल में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. अब हमारा आता है एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या होता है? आपने देखा है पीरियोडिक टेबल, आप सभी को पता है. ओके पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब लिखा होता है, ये होते हैं एलिमेंट. ओके तो अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे हमने बात की है कार्बन के एलिमेंट की. ओके तो कार्बन के एलिमेंट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम कार्बन एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. इसी तरीके से अगर हम आर्गन के एलिमेंट की बात करें, ओके तो आर्गन के एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ आर्गन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके एलिमेंट जो है वो इनके जो ये एटम से मिलके बने होते हैं और इनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पे कार्बन के एलिमेंट में ऐसा नहीं होगा कि कोई नाइट्रोजन का एटम भी प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम होंगे. ओके इसी तरीके से जो आपका आर्गन का एलिमेंट है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें कहीं पे ऑक्सीजन का एटम भी प्रेजेंट होगा. जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्गन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके तो एलिमेंट जो होता है आपका प्योर सब्सटेंस होता है. प्योर का मीनिंग यहाँ पे यही है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे. जो एलिमेंट होगा उसी के एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके और ये ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बना होता है. ये सब आपने 9th में पढ़ा है, पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमको ये सब टर्म्स जो है इनको जानना बहुत ज़रूरी है. ओके अब आते हैं कंपाउंड में. कंपाउंड जो होता है वो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है और सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है. ओके जैसे कि एलिमेंट था वो एक टाइप के एटम से बना होता है, उसी तरीके से कंपाउंड जो होता है वो एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल में मैंने डिफरेंस अभी आपको बता ही चुकी हूँ. तो जैसे अगर हम बात करें H2O, ओके H2O जो है वो एक कंपाउंड है. ठीक है और ये एक मॉलिक्यूल भी है. डिफरेंस समझ रहे हैं आप? देखिए जैसे मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं. ओके तो H2O में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये मॉलिक्यूल है. ओके और क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है इसीलिए ये कंपाउंड भी है. समझे? अगर आपके जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो उसको हम कंपाउंड भी बोलेंगे. ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए CO2 का. CO2 में आपके पास एक कार्बन का एटम है और 2
ऑक्सीजन का एटम है। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसीलिए ये जो होता है ये कंपाउंड होता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम सिर्फ और सिर्फ H2 की बात करें, H2 में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसके दो एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सिर्फ मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, तो कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और डिफरेंट वाले भी मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं। जैसे जो ऑल कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल होते हैं, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे, बट सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंपाउंड नहीं होंगे। समझ गए? जैसे CO2 है वो कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, पर H2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल है। ओके, सो आई होप आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H2O कंपाउंड की, तो H2O कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम H2O कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वाटर कंपाउंड की बात कर रहे हैं और उसमें कहीं से बीच में आके CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, सो ये जो थी आपकी सम बेसिक टर्म्स थी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन, हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। ओके, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, H2 + O2 गिव्स H2O। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन में हमको ये आना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, पहचानना आना चाहिए। इसलिए हमने इन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और समझा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक तो है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल आपको मैंने बताया कि जहाँ पर भी आपको दो से ज़्यादा आइटम्स दिख जाएँ, दो या दो से ज़्यादा आइटम्स, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, H2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, O2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए जैसे H2 है, इसमें कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। O2 में कितने एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है। और H2O में कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स + 1 ऑक्सीजन एटम। ओके, ये बिल्कुल एकदम बेसिक है जो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो है H2O। ओके, सो अब हम इनको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम इन टर्म्स को पहचान सकते हैं। अब जो सेकंड है वो है काउंटिंग नंबर ऑफ़ एटम्स इन कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो टिपिकल एग्जांपल लिए हैं और उसमें मैंने आपको एटम्स काउंट करके बताए हैं। तो चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लेड नाइट्रेट है। ओके, लेड नाइट्रेट में क्या होता है, हमने काउंट किया है कि कितने एटम्स हैं। ओके, सो लेड नाइट्रेट में क्या होगा, एक लेड का एटम है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो नाइट्रोजन है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर 2 है, इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, और ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम है और ब्रैकेट के बाद 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स। ये मैथ की तरह ये अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है और ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 2 कितना होता है, 3 × 2 6। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट में कितना है, एक कैल्शियम का एटम है। ओके, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ओके, इसी तरीके से अब कैल्शियम नाइट्रेट आ गया। कैल्शियम नाइट्रेट में क्या है, 1 कैल्शियम का एटम है, 2 नाइट्रोजन का एटम से। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। और ऑक्सीजन में सेम देखिए O3 फिर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो मतलब 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ओके, तो ये तो था काउंट करना कि नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे काउंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, सो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है वाटर के फॉर्मेशन की। ओके, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स वाटर, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, काउंट कर लिया कि किसमें कितने आइटम्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में
यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, एंड राइट हैंड साइड मतलब कि जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, अब हम क्या करते हैं, चलो एक बार मास कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे कितना मास है और जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे कितना मास आ रहा है एटम्स का। ओके, तो अगर हम मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मास कितना आ रहा है, हमें पता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम। तो रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास है वो है 34 ग्राम। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितना मास है। हाइड्रोजन का मास आपको 1 ग्राम लेना है एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेना है, तो यहाँ पे कितना टोटल मास हो रहा है, ये हो रहा है 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम इक्वल्स टू 18 ग्राम। ये जो मास कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, ये आपने सीखा था क्लास 9th में। ओके, तो आई होप आप सभी को आता होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मास हमने कैलकुलेट किया वो है 34 ग्राम एंड राइट हैंड साइड में जो कैलकुलेट हुआ है वो है 18 ग्राम। ओके, इसका मतलब है हमने रिएक्शन स्टार्ट किया जब हमारे पास 34 ग्राम थे रिएक्टेंट्स के, एंड रिएक्शन ख़त्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम बच गए। ओके, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो अपने आप ही क्रिएट नहीं होगा और अपने आप ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपने आप मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, 34 ग्राम से 18 ग्राम जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायलेट हो रही है। ओके, तो इसीलिए because of this law of conservation of mass there is a need to balance a chemical equation. okay, chemical equation को balance करने की need है law of conservation of mass को follow करने के लिए, ताकि law of conservation of mass violate ना हो। ओके, एंड तो हम ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है वो मास इक्वल नहीं है, तो ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है द अबव केमिकल इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। ओके, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाउ। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स का जो मास होगा वो सेम होगा। ओके, तो यही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। In a balanced chemical equation, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction is equal to the total mass of the elements present in the reactants. मतलब जो elements present है products में उनका mass equal होगा elements present है reactants में। और हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि in a balanced chemical equation the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. देखो अगर number of atoms सेम रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो अगर एटम्स का नंबर सेम रहेगा तो ऑब्वियसली उनका मास भी सेम ही रहेगा। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि या तो मास सेम रहेगा या फिर नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, एक ही बात है। ओके, सो ये था हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं यह अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो अब हम देखते हैं देर आर सम रूल्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो हियर आई एम गोइंग टू explain you only 2 rules which are important. Okay, so the first rule is start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. ऐसे कंपाउंड से बैलेंस करना शुरू करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन हो जिसमें। ओके, कंपाउंड आपको पता है क्या होता है। ओके, तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे देखिए हमारे पास मैंने ये 3 इक्वेशन के एग्जांपल लिए हैं। हम जब भी बैलेंस करना शुरू करेंगे ऐसे कंपाउंड से शुरू करेंगे जहाँ नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ आपके ताकि आपका जो बैलेंस करना है वो इजी हो जाए, इसके लिए ये रूल है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ओके, तो आप फॉलो कर भी सकते हैं और अगर आपको नहीं फॉलो करना है तो नहीं भी कर सकते, पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ईजी रहेगा बैलेंस करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप देख रहे हैं नंबर सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पर है, कौन से कंपाउंड में है, लेड नाइट्रेट कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो जब भी हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए शुरू करेंगे तो हम लेड नाइट्रेट से ही बैलेंस करना शुरू करेंगे। ओके, लेड नाइट्रेट का कोई भी एटम ले लेंगे, जैसे नाइट्रोजन ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और उससे बैलेंस करना शुरू करेंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन में सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पे है,
ग्लूकोज में है C6H12O6 में। तो जब भी हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, हम इस कंपाउंड से ही शुरू करेंगे। ओके, C6H12O6 है तो या तो हम कार्बन को ले लेंगे या हाइड्रोजन को ले लेंगे और वहाँ से बैलेंस करना शुरू करेंगे। एंड थर्ड इक्वेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ दिख रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट में। तो हम जब भी बैलेंस करना शुरू करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के एटम से ही बैलेंस करना शुरू करेंगे। ओके, सो ये तो था आपका रूल नंबर 1। एंड अब है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, डू नॉट चेंज द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। जो भी आपके कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनके फॉर्मूले आपको चेंज नहीं करने हैं। और यही है मोस्टली जो बच्चे हैं मिस्टेक करते हैं, यहीं पे करते हैं कि वो क्या करते हैं, आप फॉर्मूले ही चेंज कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास H2O है। ओके, और H2O में हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हमको 4 करना है बैलेंस करने के लिए। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप 4 जो है वो यहाँ ऑक्सीजन के नीचे लगा दें सबस्क्रिप्ट में, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जो 4 है वो उसको मल्टीप्लाई कर दें H2O के आगे। ओके, तो जो करेक्ट तरीका होगा वो कौन सा होगा, करेक्ट तरीका होगा सेकंड वाला, और जो पहले वाला है वो गलत है। ओके, आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पहले वाले में आपने फार्मूला ही चेंज कर दिया है। H2O का फार्मूला आपने H2O4 कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। फार्मूला नहीं चेंज करेंगे आप, हमेशा जो आपका कंपाउंड होगा या जो भी आपका एलिमेंट होगा, ओके, उसके आगे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है CO2। अब देखिए CO2 में मुझे कार्बन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कार्बन का नंबर 2 करना है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम C2O2 लिख दें या फिर हम 2CO2 लिख दें। तो करेक्ट कौन सा होगा, 2CO2 करेक्ट होगा, C2O2 गलत होगा, क्योंकि C2O2 से आपने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है कंपाउंड का। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो चलो अब हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, थोड़ा पहले बहुत सिंपल इक्वेशन लेंगे, उसके बाद थोड़े डिफ़िकल्ट पे जाएंगे, उसके बाद फिर उससे भी डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, H2 + O2 गिव्स H2O। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, एंड फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ओके, फिर आपको पता है इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है। ओके, सो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। ओके, आपने ये लिख लिया। इसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है उसके कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, मतलब लेफ्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, कितने हैं, 2। उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ओके, नाउ ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने एटम हैं, 2, राइट में कितने हैं, 1। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, लेफ्ट में हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ओके, राइट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, H2O में हाइड्रोजन है और कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन में लेफ्ट में कितने एटम्स हैं, 2, तो हम इस तरफ लिखेंगे 2, और राइट में कितने, 1, तो इस तरफ हम लिखेंगे 1। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने किस टाइप से यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में एटम्स लिखे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन है उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, और जब बैलेंस करेंगे तो यहीं पे चेंज करते रहेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हैं, पर ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1 है उसको हम 2 बनाएंगे। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे करेंगे, 2 से। ओके, सो अब हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गया है लेफ्ट में और राइट में। तो क्योंकि हमने राइट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट में जो हमारा वाटर है वहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी वक्त। ओके, अब आप देख सकते हैं कि राइट में हमने 2H2O कर दिया है, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया है। समझ पा रहे हैं हाइड्रोजन कैसे 4 हुआ है, यहाँ पे देखो 2H2O है, 2H2 मतलब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 2H2। इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट साइड में अपने हाइड्रोजन लिखे हैं यहाँ पर, इसको चेंज करके 4 कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा कितना, 4। तो अब हाइड्रोजन जो है उनको हमें फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ़्ट में 2 है, राइट में 4 है, तो हम लेफ़्ट में जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो क्योंकि हमने लेफ़्ट में मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हम इक्वेशन में भी लेफ़्ट में 2 कर देंगे हाइड्रोजन के सामने। तो ये हमारी नीचे जो इक्वेशन आई है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एक डिफ़िकल्ट वाली मतलब लेंदी वाली इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस हो पाती है कि नहीं। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, किसके बीच में रिएक्शन है, आयरन एंड वाटर के बीच में रिएक्शन है। यहाँ पे जो वाटर होता है वो स्टीम की फॉर्म में होता है। ओके, ये वाटर स्टीम की फॉर्म में, स्टीम मतलब कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हमको इसको बैलेंस करना है। ओके, सबसे पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल पे हम एलिमेंट और नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट्स लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है उनको लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट आयरन, लेफ्ट में आयरन कितना है 1, राइट में कितना है 3। आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे काउंट किया है ना। जैसे देखो एक और मैं बताती हूँ, लेफ्ट में आयरन कितना है 1 और राइट में आयरन कितना है 3। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। लेफ्ट में कितना है हाइड्रोजन 2 और राइट में हाइड्रोजन कितना है 2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है 1 और राइट में कितना है 4। ओके, सो अब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ऊपर वाली इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ओके, अब जब हम जैसे ही बैलेंस करते जाएंगे वैसे ही हम नीचे वाली इक्वेशन में चेंज करते जाएंगे। ओके, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, रूल याद करिए। क्या रूल था कि इक्वेशन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स दिखे वहीं से बैलेंस करना शुरू करो। तो सबसे ज़्यादा एटम्स का है Fe3O4 में, तो हम बैलेंस करना शुरू करेंगे यहीं से। तो हम शुरू करते हैं आयरन से बैलेंस करना। ओके, अब देखो लेफ्ट में आयरन कितना है 1, राइट में कितना है 3। तो 1 को 3 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ओके, तो यही हमने किया है कि 1 को जो यहाँ पे आयरन था मल्टीप्लाई बाई क्या किया है 3। ओके, अब जैसे ही आपने लेफ़्ट में मल्टीप्लाई बाई 3 किया है तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसमें भी आयरन के सामने यहाँ पे 3 लगा देंगे। ओके, क्योंकि हमने लेफ़्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी उसी वक्त आपको 3 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है फिर से, जहाँ पे हम मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं कि आयरन को 3 करने का क्या तरीका, एक तो आप 3 नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लगा दें और दूसरा आप आगे मल्टीप्लाई करें। तो करेक्ट क्या तरीका होगा, 3Fe वाला आपका तरीका जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, चलो आयरन बैलेंस हो गया लेफ्ट और राइट में। अब क्या करना है, हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं इस इक्वेशन में ताकि आपको क्लियर हो सके कि इन बॉक्सेस के अंदर आपको कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है बैलेंस करने के लिए। आप इनके आगे कोई भी नंबर लिखेंगे तभी वो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके, सो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ़्ट में ऑक्सीजन है 1, राइट में है 4। तो लेफ़्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, 4 से। अब क्योंकि हमने लेफ़्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे जो H2O है इसके सामने लिख देंगे 4। उससे पहले देखो H2 के में 4 हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम H2O4 लिख दें या फिर हम 4H2O लिख दें। तो करेक्ट कौन सा तरीका होगा, 4H2O जो होगा वो करेक्ट तरीका होगा। तो अब हम इक्वेशन में नीचे लिख देते हैं 4H2O। तो अब हमारे पास आयरन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 4H2O कर दिया। ओके, 4H2O से ऑक्सीजन तो 4 हो गए, पर हाइड्रोजन जो है वो फिर से क्या हो गया, 4H2O बना है। तो हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो हमारा 2 है ये 2 नंबर चेंज होके 8 हो गया है। तो इसलिए हमको इस टेबल में ये चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे, 2 को कट करके हम लिख देंगे 8। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो लेफ़्ट में हाइड्रोजन 8 है तो राइट में हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाए, × 4। ओके, तो राइट में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट में हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पे है, H2 में। तो H2 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। ओके, तो अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे और आपके लिए ये इजी पड़ेगा। ओके, और प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है और आपने अभी अभी सीखना शुरू किया है, इसलिए आपको टेबल बना के बैलेंस करना है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सो सबसे पहला रूल, बैलेंस करना कहाँ से शुरू करना है,
कैल्शियम नाइट्रेट से, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो हमने टेबल बनाई, टेबल में फिर हमने वही जो लिखते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ़ एटम्स इन RHS लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, लेफ़्ट में हाइड्रोजन कितना है, काउंट कर लेते हैं अभी साथ के साथ। तो लेफ़्ट में हाइड्रोजन कितना है, 3। अच्छा, अब 3 कैसे यहाँ पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट में आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, HNO3 में हाइड्रोजन है कितना, 1। ओके, और राइट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है कितना, 2। तो और इनके बीच में क्या साइन है, प्लस। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 + 2 = 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखे हैं। अब राइट में देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वाटर में, और कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा हाइड्रोजन, 2। ओके, सो लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने थे, 3, और राइट में कितने हैं, 2। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेफ्ट में कितना है, 1। ओके, और राइट में नाइट्रोजन कितना है, 2। ये मैंने आपको बताया था कैसे काउंट करते हैं स्टार्टिंग की स्लाइड में। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार और प्रीवियस स्लाइड में जाके देख सकते हैं, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है, देखो मैं आपको एक बार फिर से काउंट करके बताती हूँ। लेफ्ट में ऑक्सीजन देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, 3, और राइट में कितना है, 2। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5। ओके, अब राइट में कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है आपको दिख रहा है, 3 × 2 6, प्लस H2 में कितना ऑक्सीजन है, 1। तो यहाँ पे कितना हुआ आपके पास, 7। तो इधर कितना है, 7। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे। हम लिख देंगे लेफ्ट में है 5, राइट में है 7। ओके, अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। लेफ्ट में कैल्शियम कितना है, 1, राइट में कितना है, 1। तो हमने देख लिया कि कितने एटम्स लेफ्ट में और राइट में हैं, लिख लिया है। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ताकि हमें ईजी रहे बैलेंस करने में। जो भी हम चेंज करें वो डायरेक्ट नीचे वाली इक्वेशन में करते रहें। ओके, सो कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट से, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो चलो नाइट्रोजन से शुरू करेंगे कि देखो नाइट्रोजन जो है लेफ्ट में है 1, ओके, और राइट में है 2। तो 1 को 2 ऐसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट में, तो क्योंकि हम लेफ़्ट में कर रहे हैं तो लेफ़्ट में नाइट्रोजन कहाँ है, HNO3 में। तो इस HNO3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से। ओके, सो ये मल्टीप्लाई करते हैं, किससे किया, 2 से, और साथ ही में नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके, तो नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। ओके, अब देखिए क्योंकि हमने नाइट्रोजन इस HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे चेंज हो गया है हमारा नंबर। ओके, हमारा हाइड्रोजन भी चेंज हो गया है। हाइड्रोजन देखो कितना हो गया है, लेफ्ट में कितना हुआ, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना, 2। तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास चेंज होके 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन O3 था और आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन 6, प्लस राइट में कितना हुआ, 2। तो ऑक्सीजन हो गया आपका 8। ओके, तो अब हम इनको चेंज कर देंगे साथ में ही। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। ओके, सो अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। लेफ्ट में हाइड्रोजन है 4, राइट में है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ओके, और साथ में ही नीचे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H2O में हम सामने लिख देंगे 2। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखो क्योंकि हमने H2O में 2 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर फिर से चेंज हो रहा है। ओके, कितना ऑक्सीजन हो गया टोटल, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 6, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो 6 + 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 राइट में। तो ऑक्सीजन जो है अपने आप ही बैलेंस हो गया है। तो ऑक्सीजन को काट के लिख दीजिए आप 8, और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया है। तो आपकी इक्वेशन जो है अब ये बैलेंस हो गई है, और यही आपका आंसर है। ओके, सो आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देखिए बैलेंस करके, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको कुछ इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस करके दिखाई। अब हम लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Okay, so the first question is MCQ, and the question says it is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of। आप हमको इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, कौन सी लॉ होती है, मैंने आपको बताया स्लाइड्स में। क्या आंसर होगा, पॉज करो वीडियो को और आंसर दो खुद, क्या आंसर होगा इसका। ओके, सो आई होप आप लोगों ने आंसर अभी तक गेस कर लिया होगा। आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है, करेक्ट है। ओके एक और चीज़ कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं, तो जो आपका आंसर लिखने का तरीका होगा वो आप ऑप्शन नंबर भी लिखोगे, साथ में आंसर भी लिखोगे। जैसे आप लिखोगे आंसर डी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ऑप्शन भी लिखना है और उसके आगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी लिखना है आंसर में। मेक श्योर यू राइट आंसर इन दिस वे ओनली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, a balanced chemical equation has equal masses of various elements in dash and dash. ओके, सो यहाँ पे आंसर जो है वो आपको दिख ही गया होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहाँ पर इक्वल एलिमेंट्स होते हैं, इक्वल मासेस ऑफ एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। ओके, हमको पता है कोई भी इक्वेशन बैलेंस तभी होती है जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इक्वल मासेस होते हैं। ओके, सो इसका आंसर जो है वो ऐसे आ जाएगा, पूरा स्टेटमेंट लिख के आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए 2020 में उसी में पूछा गया है और असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो चलो समझ लेते हैं कैसे, क्या क्वेश्चन था और कैसे सॉल्व करना था। ये असर्शन में आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। मतलब आयरन का स्टीम पे एक्शन के लिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपका सबसे पहला काम यही होता है कि जो आपको दिया है असर्शन में आप देखो कि वो करेक्ट है, मतलब ट्रू है या इनकरेक्ट है। ओके, सो आप देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस करना मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो ये जो हो जाएगा आपका फर्स्ट असर्शन ट्रू हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बैलेंस है और ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, रीज़न है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होती है और होल्ड करती है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। तो चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डी ऑप्शन में दिया हुआ है ए फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। ओके, अब बचे ए और बी ऑप्शन, इसमें दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू। तो अब हमको देखना है कि जो रीज़न है वो ए का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन बैलेंस क्यों होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कि आपका रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो आपका आंसर होगा वहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आंसर आप कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शन नंबर भी लिखेंगे, साथ में पूरा स्टेटमेंट भी लिखेंगे। ओके, सो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और आई होप आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर योर DIY स्टूडेंट्स, दैट इज डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। सो हियर आई हैव गिवन यू 3 questions and you have to solve the questions and tell me the answer in the comment section below. Okay, so your first question is, name the brown colored gas evolved when lead nitrate crystals are heated. Okay, इन ड्राइड टेस्ट ट्यूब। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से दिया हुआ है ताकि आप प्रीवियस लेक्चर को भी भूलें ना। ओके, तो इसने पूछा है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, उसका नाम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में 1 मार्क में आ सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ओके, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सेम एलिमेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। ये असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ओके, तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप देखेंगे असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे जो रीज़न है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको यहाँ पे ऐसे करके। ओके, इस इक्वेशन में आपको पूछा है कि x एंड y की वैल्यूज़ बताइए। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप सिंपली बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद x की जगह जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा वो होगी x की वैल्यू, और y की जगह जो यहाँ नंबर लिखा होगा वो होगी y की वैल्यू। ओके,
So students, I hope you find today's lecture interesting and knowledgeable. So I am going to end my lecture with the thought of the day, that is what we think we become. हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो always think positive and always think good for others also. Okay, thank you.